तो चर्चा करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखिए जेनेटिक्स का चैप्टर है, जेनेटिक्स का पहला जो चैप्टर है और हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर हैं। तो जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करूं कि टर्म जो जेनेटिक्स है वो गिवन वाली और टर्म जो जेनेटिक्स है वो दिया गया है डब्ल्यू विल्सन के द्वारा। तो ये नाम आप याद रखेंगे। दूसरा है जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ये ग्रेगर जॉन मेंडल है। हम जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल कह सकते हैं इनको। तो ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जो जेनेटिक्स है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है वो है टी.एच. मॉर्गन। इनका नाम आता है एक्सपेरिमेंटल। ये तीन नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में आपसे करने जा रहे हैं। हम देखेंगे जेनेटिक्स के बारे में और सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे जिससे कि बाद में हमारे लिए जेनेटिक्स समझना आसान है। तो आइए देखते हैं और जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्म जो दिया है वो डब्ल्यू विल्सन ने दिया है और फादर जो है ग्रेगर जॉन मेंडल है और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पर किए थे। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि जेनेटिक्स को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर हम इसको कुछ इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और हम यहाँ पर जो जेनेटिक्स की चर्चा करने वाले हैं वो नीट के लेवल की चर्चा होगी, एनसीईआरटी बेस्ड आपसे चर्चा होगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले जेनेटिक्स कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब है कि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे डीएनए क्या है, अभी आप डीएनए जानते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म जानने से डीएनए को आप नहीं जानते हैं एक्चुअल में व्हाट इज डीएनए, डीएनए क्या है। हम इसमें ये देखेंगे कि क्रोमैटिड क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं। इसके साथ हम देखेंगे क्रोमोसोम्स क्या है, व्हाट इज क्रोमोसोम्स। और इसके बाद हम देखेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम देखेंगे। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जीन क्या है ना, डीएनए, क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स और जीन क्या है ये देखेंगे। एलील क्या होता है, ये कुछ बेसिक चीजें हम इसमें समझेंगे। और व्हाट इज जीनोटाइप है ना, हम सुनते हैं कि जीनोटाइप क्या है और व्हाट इज फिनोटाइप, तो फिनोटाइप क्या है, ये चीजें समझे बिना शायद आप जेनेटिक्स को नहीं समझ पाएंगे। और इसके बाद फिर हम बाकायदा इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हमारा जेनेटिक्स स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कुछ बेसिक चीजों को समझने के बाद हम इस पर आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं व्हाट इज डीएनए। देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ डीएनए क्या है, तो आप जानते हो डीएनए जो है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, एक तरह से हेरिडिटरी मटेरियल है। क्या है ये, हेरिडिटरी मटेरियल है, इट इज ए हेरिडिटरी मटेरियल है। और कैसा है, थर्ड लाइन स्ट्रक्चर, धागे के समान है। कैसा, इट इज थर्ड लाइन स्ट्रक्चर, थर्ड लाइन स्ट्रक्चर है। और एक चीज ये भी याद रखिए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये किसका काम करेगा, वर्क एज ए हेरिडिटरी मटेरियल। सारे के सारे जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये करेगा वर्क एज हेरिडिटरी मटेरियल। वायरस में जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो आरएनए हो सकता है, लेकिन वायरस नॉन लिविंग है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो डीएनए। अब देखिए डीएनए क्या है, जैसे हम कोई एक सेल, किसी प्लांट की कोई सेल ले लेते हैं या एनिमल की सेल ले लेते हैं, तो अब जनरली सेल हम जब लेंगे तो सेल अगर इंटरफेज स्टेज में है तो वहां पर हमको डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा, हम यूँ कहेंगे डीएनए जब सेल इंटरफेज स्टेज में है तो वहां पर हमको कुछ थर्ड लाइन स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, हम कह देंगे इट इज डीएनए। ये क्या है, डीएनए।
तो हम जब सेल्स को इंटरफेज स्टेज में देखते हैं तो वहां पर हमको क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। अब आपसे पूछा जाए कि इंटरफेज स्टेज में डीएनए मिलेगा, लेकिन क्या नॉर्मल सेल्स में क्रोमोसोम्स मिलेंगे? तो क्रोमोसोम्स सिर्फ और सिर्फ तभी बनते हैं जब आपका मियोसिस होता है, और मेटाफेज स्टेज में हम क्रोमोसोम्स को देखते हैं। हम कहते हैं वेस्ट विजुअल फेज ऑफ क्रोमोसोम्स, मेटाफेज, क्योंकि वहां पर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डीएनए था, इंटरफेज में जो डीएनए था, ये थोड़ा सा कंडेंस्ड हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से बनाएगा, तब हम इसको क्या कह देंगे, क्रोमैटिन। और यही सेल जब डिवीजन के स्टेज पे जाएगी, पता चलता मेटाफेज में ये सेल जाएगी, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा क्रोमोसोम्स। क्या देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जो ये क्रोमोसोम्स, आप सोचिएगा कि ये आपका डीएनए है, हमने कह दिया इट इज डीएनए, इट इज chromatin and it is chromosomes, it is chromosomes। अंतर इसमें क्या है, अंतर कुछ भी नहीं है। अगर थर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, अगर हमारा हेरिडिटरी मटेरियल थर्ड लाइक है, अगर हेरिडिटरी मटेरियल कैसा है, थर्ड लाइक है, तो हमने उसको कह दिया इट इज डीएनए। वही हेरिडिटरी मटेरियल अगर थोड़ा सा कंडेंस हो गया, वही हेरिडिटरी मटेरियल थोड़ा कंडेंस हो गया, हमने उसको कह दिया इट इज क्रोमैटिन। हमने क्या कह दिया, क्रोमैटिन। और वही हेरिडिटरी मटेरियल और ज्यादा कंडेंस हो गया तो हमने उसको कह दिया क्रोमोसोम्स। मोस्ट कंडेंस है तो ये हमने क्या कह दिया, मोस्ट कंडेंस, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, क्रोमोसोम। हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम क्या अपने आप में डीएनए है? बिल्कुल अपने आप में डीएनए है, क्योंकि क्रोमोसोम्स में जो डीएनए ही तो कंडेंस हुआ है। देखिए ये चीज कुछ ऐसी है, जैसे मैंने इसको कह दिया मिल्क, तो इसको कह दिया है रबड़ी, और इसको कह दिया खोआ। तो आप बताइए, मिल्क जो है हम कहते हैं रबड़ी क्या दूध नहीं है? तो बिल्कुल दूध है, और हम कहें ज्यादा प्योर दूध है, और खोआ क्या दूध नहीं है? बिल्कुल वो भी मिल्क है, लेकिन वो कैसा है, मोस्ट कंडेंस्ड मिल्क हो गया, हम यहाँ पे डिहाइड्रेट मिल्क। देखिए मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप बहुत बेसिक से ये समझ सकें कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डीएनए, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। डीएनए है, ये थर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी ये कंडेंस बहुत नहीं हुआ है, हमने इसको डीएनए कहा। यही हेरिडिटरी मटेरियल ज्यादा कंडेंस हो गया तो हमने उसको क्रोमैटिन कहा, और ज्यादा कंडेंस हो गया तो हमने उसको क्रोमोसोम्स कहा दिया। तो पहली चीज आपको समझ में आई कि डीएनए क्या है, क्रोमैटिन क्या है, और क्रोमोसोम्स क्या है। एक्चुअल में ये तीनों एक ही चीजें हैं। अब दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो क्रोमोसोम्स है वो बेस्ट विजुअल कब दिखेगा, मेटाफेज में। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर जो डीएनए है, हम इंटरफेज की एक सेल है और उसमें हमने कह दिया इट इज द क्रोमैटिन, या ये कह दिया डीएनए। तो जब हम एक नॉर्मल सेल लेते हैं तो उसमें जो हमें डीएनए मिलता है वो कितने क्रोमोसोम्स का डीएनए हो सकता है, तो ये स्पीशीज के हिसाब से वेरी करेगा। जैसे ह्यूमन के केस में हम कहें कि आप इंटरफेज की सेल लेते हैं तो उसमें हमें कई क्रोमोसोम्स तो दिखते हैं, उसमें क्या दिखते हैं, डीएनए दिखता है। तो हम ये कह सकते हैं इन ह्यूमन के केस में कि इट इज द डीएनए ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। ये जो डीएनए है किसका डीएनए, ये डीएनए जो है ये डीएनए है ऑफ 46 क्रोमोसोम्स का। यानी कि जो इंटरफेस में जो डीएनए था वो कितने क्रोमोसोम्स बनाने वाला था, 46 या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बनाने वाला था। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने कह दिया कि दूध है और मिल्क है, अगर 2 लीटर मिल्क है तो 2 लीटर मिल्क जो है वो पता चलता है हाफ केजी खोवा में चेंज होने वाला है। तो हम कह सकते हैं इट इज द खोवा, हम ये कह सकते हैं कि जो मिल्क है ये हाफ केजी खोवा है। बस वही चीज यहाँ पे देखने को मिले कि ये डीएनए जो है 46 क्रोमोसोम्स का है ना, ये डीएनए जो है आप 46 क्रोमोसोम्स का, यानी कि इस डीएनए से 46 क्रोमोसोम्स बनने वाले थे। नॉर्मल सेल में आपको क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे, जब सेल डिवाइड करेगी, मेटाफेज स्टेज में जाएगी तो हमें क्रोमोसोम्स दिखेंगे। पहली चीज आपको समझ में आई कि डीएनए और क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स क्या है। तो अब आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या क्रोमैटिन में डीएनए होता है, बिल्कुल क्रोमैटिन में डीएनए, बिल्कुल क्रोमैटिन में तो मोर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए हो गया। क्या क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है, यस क्रोमोसोम्स में भी डीएनए होता है। तो डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स के लेकर के आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे हम कुछ और चर्चा आपसे करते हैं, आइए देखते हैं क्या बात करते हैं।
हम देखते हैं कि व्हाट इज डीएनए और व्हाट इज जीन। जीन क्या है और डीएनए क्या है। तो हमने डीएनए समझा, क्रोमैटिन समझा और क्रोमोसोम समझा, और अब हम बात करने जा रहे हैं कि डीएनए क्या है और जीन क्या है। इस चीज को हम समझते हैं, डीएनए क्या है और जीन क्या है। जैसे मैंने कह दिया कि इट इज द, ये क्रोमोसोम्स, ये क्या है क्रोमोसोम्स, ये हमने कह दिया ये क्रोमोसोम्स। तो इस क्रोमोसोम्स का ये कुछ पार्ट होगा, हम कहेंगे जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। इस फ्रेगमेंट को हमने क्या कह दिया, जीन कह दिया। ये क्रोमोसोम से, ये क्या है जीन है, ये क्या है जीन है। तो जीन क्या है, जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या है, जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो जीन जो है ये फ्रेगमेंट है किसका, क्रोमोसोम्स। या हम कह सकते हैं कि जीन इज द लोकेटेड ऑन डीएनए, है ना। तो हम ये कह सकते हैं जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। सॉरी किसका है, डीएनए। ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, हमने डीएनए बनाया, क्रोमोसोम्स नहीं बनाए। क्या है, डीएनए। ये हमने क्या बनाया, डीएनए। तो देखिए ये डीएनए का हमने स्ट्रक्चर बनाया, हमने कह दिया कि जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। या हम यूं कहें कि जीन कहां पर प्रेजेंट है, तो जीन जो है वो लोकेट है, कहां पर लोकेट है, ऑन डीएनए। जीन डीएनए एक ऐसा पार्ट क्रोमोसोम्स का जिस पर जीन है, और हम इसको क्या कहेंगे, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए जब इनहेरिटेंस की बात आती है तो हम कहते हैं व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो हम कहते हैं जीन है, बट एक्चुअली में जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। लेकिन हम जीन को डीएनए नहीं कहते, हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि जो इसका फंक्शनल एस्पेक्ट है हमने उसको बेसिक माना है, उसको हमने नाम दिया। जैसे मैंने कहा इसमें मार्कर से हम लिखते हैं, तो अभी बना तो प्लास्टिक का, लेकिन हमने इसके फंक्शनल एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर इसकी बात करें कि ये मार्कर है, ये इससे हम लिखते हैं, तो ये मार्क करते हैं, इसलिए ये मार्कर। ये प्लास्टिक का बना इसलिए हम इसको कुछ प्लास्टर नाम नहीं दे रहे। ऐसे जीन जो है बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। अलग बात है बना किसका, डीएनए का। आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि जीन जो है किस पर है, डीएनए का। हमने कहा डीएनए जब बहुत ज्यादा कंडेंस्ड हो जाएगा तो क्रोमैटिन बनेगा। क्या बनेगा, क्रोमैटिन बनेगा। और ये और ज्यादा जब कंडेंस्ड हो जाएगा तो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स बनेगा। क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स। तो क्या जीन क्रोमैटिन में नहीं है। आप सोचिए अगर मोर कंडेंस्ड क्रोमैटिन डीएनए है, मोर कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स है, यहाँ भी कंडेंस है। ये कैसा है, कंडेंस है। ये मोर कंडेंस्ड डीएनए है, कैसे, मोर कंडेंस्ड डीएनए। तो जीन क्या सिर्फ डीएनए पर ही होगा, क्या क्रोमैटिन पर जीन नहीं होगा, क्या क्रोमोसोम्स पर जीन नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि जीन जो है वो क्रोमैटिन पर भी है और क्रोमोसोम्स पर है, सभी प्रेजेंट होगा। क्योंकि जो क्रोमैटिन एक कंडेंस्ड डीएनए है और जो क्रोमोसोम्स वो मोर कंडेंस्ड हमारा डीएनए। तो जीन कहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्रोमैटिन पर भी होगा, क्रोमोसोम्स पर भी होगा और डीएनए पर होगा। बट जीन फंक्शनल ओनली ऑन डीएनए पर होगा। जीन फंक्शनल कहाँ पर होगा, तो जीन याद रखिएगा, जीन ओनली फंक्शनल ऑन कहां पर होता, ऑन डीएनए। इस चीज को आप याद रखिए, जीन कहां पर फंक्शन प्रेजेंट तो क्रोमैटिन पर भी है, क्रोमोसोम्स पर, लेकिन जब हमने कहा फंक्शनल कहां है तो वो डीएनए पर फंक्शन होगा। कहां पर फंक्शन होगा, डीएनए पे। तो हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज क्रोमोसोम्स, व्हाट इज जीन, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज क्रोमैटिन। अब देखिए हम आगे कुछ और चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने आपसे बताया हम जीन की चर्चा कर चुके हैं, डीएनए की चर्चा कर चुके हैं, क्रोमैटिन की चर्चा आपसे कर चुके हैं। देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा नॉर्मल अगर हम सेल को देखते हैं तो उस सेल में हमको क्रोमैटिन दिख सकता है। क्या दिख सकता है, क्रोमैटिन दिख सकता है, क्रोमोसोम्स दिखेगा ही नहीं। हम किसी इंटरफेस सेल को लेंगे तो क्या दिखेगा, उसमें क्रोमैटिन। हम किसी भी नॉर्मल सेल को देखते हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स कहां पर दिखेंगे, जब सेल मेटाफेज में आएगी तो हमको क्या दिखेंगे, क्रोमोसोम्स। भाई क्रोमोसोम्स कब दिखते हैं, जब सेल डिवीजन करती है तो हमें वहां पर क्या दिखते हैं, ये जो क्रोमैटिन होता है, ये जो बिखरा हुआ डीएनए वो चेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स में। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रोमैटिन है वो तो यहाँ पर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बन, ये 23 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है वो क्या है, वो 23 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है ये क्रोमैटिन ही बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स का जो जोड़ा है हम उसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे।
जैसे हम ह्यूमन के केस में बात करें कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, ये होमोलोगस पेयर है। ये कैसा पेयर है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, इट इज होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब देखो एक चीज यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि होमोलोगस पेयर इनको हम क्यों बोलते हैं। जैसे मान लेते 2 क्रोमोसोम्स हैं, हमने कह दिया ये 2 क्रोमोसोम्स हैं और इन क्रोमोसोम्स को अगर हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं तो सबसे पहली बात है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, सी। होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होंगे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, सी। उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, सेम मॉर्फोलॉजी होगा, वो सेम तरह की दिखेगी। और मियोसिस के टाइम पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास आते क्रॉसिंग ओवर होता, जैसे हमने कह दिया मॉर्फोलॉजी सेम होगी और सेम लोकस पर सेम कैरेक्टर होगा। सेम लोकस है सेम कैरेक्टर, सेम लोकस है सेम कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर होगा। सेम लोकस पर कैसा कैरेक्टर होगा, सेम कैरेक्टर होगा। मॉर्फोलॉजी भी सेम होगी और सेम लोकस पे कैसा कैरेक्टर होगा, सेम। हमने ह्यूमन के केस में कहा कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो कितने पेयर हुए, 23 पेयर हुए। तो 23 पेयर में जो हम क्रोमोसोम्स देखते हैं तो उनको हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब जैसे मानते हैं इस लोकस पर एक कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर हाइट का है। मान लेते हैं इसमें एक जो कैरेक्टर है वो किसका कैरेक्टर है, हाइट का कैरेक्टर, या कोई दूसरा कैरेक्टर। हमने कह दिया इस पे कैरेक्टर आई कलर का, कुछ भी आप मान लो, आई कलर का कैरेक्टर। तो अगर यहाँ आई कलर के कैरेक्टर का जीन है तो इस लोकस पर दूसरे क्रोमोसोम्स में यहाँ भी आई कलर का ही जीन होगा। किसका जीन होगा, आई कलर का जीन। देखिए इस चीज को समझिए, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो कलर है वो ब्लैक आई हो, क्या हो सकता है, ब्लैक आई हो सकता है, और यहाँ पर ब्लू आई हो सकता है। एक मिनट, ब्लैक आई का जीन हो सकता है ब्लू आई का हो, लेकिन कैरेक्टर एक था, ट्रेट उसके बदल गए। जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पर पता चलता है स्ट्रेट हेयर का कैरेक्टर है, तो यहाँ पर हेयर का कैरेक्टर है, तो हो सकता है ये स्ट्रेट हेयर का कैरेक्टर हो सकता है ये आपके घुंघराले बाल का कैरेक्टर हो। तो सेम लोकस पर सेम कैरेक्टर आपको मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होगी और वो क्या करेंगे, कैरेक्टर सेम रहेगा और ट्रेट जो है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर ब्लू आई का कलर हमारा ट्रेट है, तो यहाँ भी ब्लू आई का ट्रेट हो सकता है, या ब्लू आई का ट्रेट है यहाँ पर ब्लैक आई का ट्रेट हो सकता है। एक ऑर्गेनिज्म के लिए इसीलिए हम कहते हैं कि किसी कैरेक्टर के लिए मैक्सिमम ट्रेट कितने हो सकते हैं, 2 ट्रेट हो सकते हैं, और मिनिमम कितना, 1 ट्रेट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर ब्लैक है तो यहाँ ब्लू होगा, यहाँ ब्लू है तो यहाँ ब्लैक होगा। यहाँ अगर पता चलता है नीली आंखों का कैरेक्टर है तो यहाँ काली आंखों का होगा, यहाँ काली आंखों का तो यहाँ नीली आंखों का हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों में ब्लैक ब्लैक आइज का, ब्लू ब्लू आइज का यहाँ पर करेक्ट ट्रेट है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है जब क्रोमोसोम्स पेयरिंग करते हैं तो वो सेम विजिबल होंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, सेम होगी। और ह्यूमन के केस में जो 23 पेयर है आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम दिखते हैं। अगर XY क्रोमोसोम्स आ जाता है, जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम्स, ये होमोलोगस नहीं होता है। तो मेल के केस में हम कहते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो 22 पेयर होते हैं, कितने होते हैं। और फीमेल के केस में कभी 23वां क्रोमोसोम्स भी आपका बिल्कुल सेम होते हैं दोनों, इसलिए हम कहते हैं कि मेल के केस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, फीमेल के केस में 23 पेयर है ना। इनकी जो मॉर्फोलॉजी, इसलिए कभी भी मेल का क्रोमोसोम्स अगर हम बनाते हैं तो 23 में एक छोटा बनाते हैं, एक बड़ा बनाते हैं, क्योंकि जो मेल क्रोमोसोम्स है इसकी ये थोड़ा सा छोटा होगा। तो मेल के केस में 23 पेयर होते हैं होमोलोगस में, और फीमेल में 23 पेयर होते हैं, मेल में 22 और फीमेल में 23 पेयर होते हैं, है ना। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो सेक्स को डिटरमाइन करने वाला है, ये जो वाई क्रोमोसोम्स ये थोड़ा सा स्मॉल होता है। हम इसलिए कहते हैं कि ये सिमिलर दिखते नहीं है। यूजुअली हम कह सकते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। ओके, अब इस चीज को आप समझिएगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो जोड़े में आएंगे जब क्रॉसिंग ओवर होगा, और मॉर्फोलॉजी उनकी सिमिलर होगी,
सेम लोकस पर सेम करेक्टर प्रेजेंट होगा। अब देखिए करेक्टर क्या होता है, तो हमने कहा करेक्टर जैसे हमने कहते आई कलर एक करेक्टर है, जैसे हमने कहा आई करेक्टर है, ये एक करेक्टर है। अब आप समझिए करेक्टर क्या है, आपको आगे समझना है करेक्टर और ट्रेट क्या होता है। तो देखिए आई कलर क्या हो गया, आई कलर एक करेक्टर हो गया, आई कलर करेक्टर होगा। तो उसके ट्रेट हो सकते हैं, आई ब्लू हो सकती तो एक ब्लू आई का ट्रेट हो गया, है ना। आई जो है वो ब्राउन हो सकती, ये ब्राउन आई हो सकती है ना। तो ये इसका ट्रेट हो गया, ब्राउन आई क्या हो गया, ये इसका ट्रेट हो गया। इसी तरह से हमने कह दिया हाइट एक करेक्टर है, हाइट क्या है, एक करेक्टर है। अब हाइट में क्या हो सकता है, दो ट्रेट हो सकते हैं, या तो टॉल हो सकता है या क्या हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है, या टॉल हो सकता है ड्वार्फ। तो ये करेक्टर है और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रेट है। एक ऑर्गेनिज्म के लिए, एक करेक्टर के लिए जो मिनिमम ट्रेट होगा, हम कह सकते हैं फॉर ऑर्गेनिज्म, हम कह सकते हैं फॉर ऑर्गेनिज्म फॉर ए करेक्टर, फॉर ए करेक्टर। तो एक करेक्टर के लिए याद रखिएगा जो ट्रेट है वो कितना हो सकता है, एक हो सकता है मिनिमम में और दो हो सकता है मैक्सिमम। मान लो यहाँ ब्लैक आई है या ब्लू आई, तो ट्रेट दो हो गए, करेक्टर आई कलर था, या दोनों ब्लू ब्लू हो गए तो पता चलता एक ही ट्रेट है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो आज हमने आपसे जो चर्चा की वो डीएनए के बारे में की, क्रोमैटिन के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में की और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में की। कुछ और चर्चा हम करने के बाद फिर आपसे टाइम। तो हमने क्या क्या समझा, हमने समझा जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, और क्रोमोसोम्स जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उन पर क्या प्रेजेंट होंगे, करेक्टर प्रेजेंट होंगे, और करेक्टर प्रेजेंट होंगे। और एक करेक्टर के लिए जो ट्रेट हो सकते हैं कितने हो सकते हैं, मान लेते हैं हमने कहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और इस क्रोमोसोम्स पर यहाँ पर कोई करेक्टर है, मान लेते हैं मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, ऐसे सेम स्ट्रक्चर बनाए। हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई करेक्टर है आई कलर का, तो यहाँ पर मान लेते हैं ब्लू का आई का करेक्टर, और यहाँ पर कैसा होगा, ब्लू आई का करेक्टर होगा। तो देखिए करेक्टर सेम था, यहाँ पर करेक्टर क्या था, करेक्टर था आई कलर। व्हाट, करेक्टर यहाँ पर क्या था, आई कलर था। हमने कहा करेक्टर के आई कलर, और जो ट्रेट थे उसके लिए दो थे, ट्रेट क्या थे, ब्लू था और ब्लैक था, है ना। तो आप समझ सकते हो ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। तो एक ऑर्गेनिज्म के लिए हम कह सकते हैं कि क्या मोर देन टू ट्रेट पॉसिबल है, क्या किसी करेक्टर के लिए हम कह सकते हैं किसी करेक्टर के लिए मोर देन टू ट्रेट पॉसिबल है, मोर देन हम कहेंगे मोर देन टू ट्रेट is possible for any character, more than two trait is possible for any character। तो जाहिर सी बात है कि एक से दो से ज्यादा ट्रेट पॉसिबल है, तो आप कहेंगे यस, बट फॉर पॉपुलेशन किसके लिए हो सकता है, ये केवल पॉपुलेशन के लिए हो सकता है। ऑर्गेनिज्म के लिए एक कैरेक्टर के लिए मैक्सिमम दो ट्रेट ही होंगे और मिनिमम एक ट्रेट होगा। ऑर्गेनिज्म के लिए हम जब बात पॉपुलेशन की करेंगे, कई लोगों में जाएंगे तो बिल्कुल पॉसिबल हो सकते हैं ना, किसी की आप ब्लैक हो सकती, ब्लू ब्राउन भी हो सकती, नीली हो सकती, रेड भी हो सकती। फिर जब हम पॉपुलेशन में जाएंगे तो किसी कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा ट्रेट पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कह चुका है, अब आप समझिएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब देखिए एक क्रोमोसोम्स पर एक कोई कैरेक्टर नहीं होता है ना, तो एक क्रोमोसोम्स पर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं, कई कैरेक्टर हो सकते हैं। डेटा है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कहते हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो कुल जो जीन है, कहते हैं कि जीन की जो संख्या है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जीन की जो संख्या है वो 20,000 है। कितनी जीन से, जीन की जो संख्या है 3000 है, कितनी 3000 हो गया। जीन की जो संख्या वो 3000 है। इस पर जो कैरेक्टर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो आप कहते हो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो 23 पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। तो अब आप सोचिए कि जो ये क्रोमोसोम्स हैं, इस क्रोमोसोम्स पर कोई एक जीन नहीं है, बहुत से जीन है, कितने 3000 जीन, और इस पर कैरेक्टर क्या 20,000 कैरेक्टर हो सकते हैं ना।
कितने हो सकते हैं? 20,000 कैरेक्टर। जैसे हमने कह दिया आई कलर के लिए जीन था, है ना। अब ये हाइट का जीन था, है ना। अब पता चला ये हाइट टॉल है, ये डार्क है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है। ये किसी के कान सीधे रहते, किसी की गोल हो जाते, उसका कैरेक्टर हो गया। किसी की नाक दबी रहती, किसी की उठी रहती। बहुत सारे इस तरह से कितने कैरेक्टर हो सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर? तो 20,000 कैरेक्टर हो सकते हैं। इस चीज को आप समझिएगा। और ये अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आप याद रखिएगा जीन की संख्या होमोलोगस क्रोमोसोम पर कितनी हो सकती है? 3,000। कैरेक्टर उसका कितना हो सकते हैं? 20,000 कैरेक्टर हो सकते हैं। और क्रोमोसोम्स कितना है? 46, यानी कि 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो इन 23 पेयर ऑफ होमोलोगस